नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हमारी खास वीकेंड पेशकश आपके लिए, ताकि अगला हफ्ता जब आप बाजार में उतरेंगे तो आप एक बेहतरीन और सुरक्षित ट्रेड करें। तो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अगले हफ्ते के बाजार की। कहां बनेगा पैसा, किस सेक्टर और शेयर में होगी कमाई और क्या होगी निवेश की एक सटीक रणनीति, और ये सारी बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ashishbaheti.com के फाउंडर आशीष बाहेती जी। तो आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ढेर सारी बातें होंगी, अगले हफ्ते के लिए रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा इस वीक का डेटा मैं दर्शकों को बता दूं। तो सबसे पहले तो आज की बात कर लूं तो मार्च सीरीज के पहले दिन बाजार का हाल बहुत खराब रहा, यानी फ्राइडे को बहुत खराब रहा। चौतरफा हाहाकार मचा। बाजार करीब 9 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1414 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 420 पॉइंट तक फिसलकर बंद हुआ है। निफ्टी में करीब 8 महीने की बड़ी इंट्राडे गिरावट देखी गई है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स सबका हाल खराब था। सबसे ज्यादा गिरावट हमने आईटी इंडेक्स में देखी, जहां ये 4% से ज्यादा गिरा। ऑटो पीएससी इंडेक्स भी लाल निशान पर बंद हुए हैं। तो एनर्जी फार्मा मेटल शेयरों में भी आज बिकवाली हावी थी। चौतरफा बिकवाली का दिन आज था। अब अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं, नजर डालिएगा, सेंसेक्स इस पूरे हफ्ते के दौरान करीब करीब 3% के आसपास गिर गया, 2.81% टू बी प्रिसाइज। निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 3% की गिरावट रही। बैंक निफ्टी इनसे थोड़ा बेहतर आपको नजर आएगा, करीब 1.25% से कुछ ज्यादा की गिरावट। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए 5% से ज्यादा टूट गया। तो यही मार्केट मची हुई है। कुछ और इंडाइसिस पे यहां नजर डालते हैं। अगर आप देखें, निफ्टी ऑटो में करीब करीब 5% की गिरावट रही। फार्मा करीब करीब 3% टूटा। एफएमसीजी में हम देखें 3% 3.25% के आसपास की गिरावट। और निफ्टी आईटी को तो जबरदस्त झटका लगा है। शुक्रवार के दिन भी तेज गिरावट, लेकिन यहां करीब पूरे हफ्ते में 8% के आसपास इस वक्त पूरा इंडेक्स टूट गया। जो इस बार थोड़ा कुछ परफॉर्म कर पाए इस हफ्ते, वहां पर आप देख लीजिए, श्रीराम फाइनेंस ने करीब 5.5% की बढ़त दिखाई। एचडीएफसी बैंक ने 2.5% के आसपास, 2.25% से कुछ ज्यादा। बजाज फाइनेंस ने 1.5% और एक्सिस बैंक ने करीब 0.5% से ज्यादा की यहां पर बढ़त दिखाई। लेकिन यहां पर आप देखिए, टेक महिंद्रा, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, तो 3 कंपनियां तो आपको आईटी सेक्टर से ही नजर आ रही है, जहां पर ऑलमोस्ट 10%, विप्रो 9.5% के आसपास, टीसीएस 8%, बड़ी गिरावट। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी देखिए करीब करीब 9.25% के आसपास की गिरावट आपको इस हफ्ते देखने को मिली है। कुछ और बड़े नंबर्स पर यहां पर नजर डालते हैं। आप देखिए, 28 साल में पहली बार निफ्टी में लगातार 5वें महीने गिरावट है। ये बड़ा डेटा है अगर आप इसे ठीक से समझे। देखिए, ये मौका आया था 96 में, जब जुलाई से नवंबर के बीच 26% के आसपास ये टूट गया था। और अक्टूबर से अगर हम अभी तक की बात करें, 13%। पिछले 28 सालों में ऐसा कोई योग नहीं बना है जहां लगातार 5 महीने गिरावट रही हो। और वो आपके सामने फिगर्स थे। हालांकि पिछली गिरावट के मुकाबले परसेंटेज टर्म्स में कम है, लेकिन गिरावट है। 1996 के बाद क्या हुआ? 1 महीने बाद 8%, 1 साल में 23%, और 3 साल का अगर एग्रीगेट पकड़ेंगे हम तो 67% का, निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर इस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है। एफआईआई के नंबर देख लीजिए, क्योंकि सारी गिरावट की जो मदर ऑफ ऑल ट्रबल जिसको कहते हैं, यहीं से है, क्योंकि माल बहुत तेजी से बेच रहे हैं। भारी बिकवाली जनवरी से फरवरी के बीच में देखिए 1,34,723 करोड़ रुपए की बिकवाली कर गया, और यही मार्केट को लहूलुहान कर गया। 5 महीने के फिगर्स देखिए, अलग अलग फिगर, 3 लाख, ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ का माल एफआईआई ने बेच दिया। फरवरी में 47,000 करोड़, जनवरी में और ज्यादा 87,000 करोड़, उससे पहले दिसंबर में 16, नवंबर में 45,000 करोड़, अक्टूबर में तो आप देख लिए ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए तक की बिकवाली कर दी थी। तो ऐसे आप देखें तो बिकवाली का ट्रेंड थोड़ा नीचे आया, लेकिन अभी भी जारी है। क्या बड़े कारण? ट्रेड वॉर बढ़ने का डर, ये एक बड़ा रीजन है, और बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा हो गई। यहां पर ट्रंप साहब ने टैरिफ का वॉर ऐसा कर दिया है कि सब जगह एकदम क्लैरिटी नहीं है। एनवीडिया के नतीजों के बाद हमने देखा आईटी सेक्टर टूटा था, अभी तक संभल नहीं पाया है। एफआईएस की लगातार भारी बिकवाली, ऑब्वियसली नंबर 3 पे नहीं, शायद पहले नंबर का रीजन आप इसे पकड़ लें तो ठीक है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ तो अभी आए हैं, लेकिन ये बिकवाली 5 महीने से जारी है। निफ्टी में अहम टेक्निकल स्तर टूटे, ये बैक टू बैक टूटता गया, और बाजार के लिए चीजें मुश्किल होती चली गई। मिड कैप स्मॉल कैप में चौतरफा बिकवाली, नो डाउट यहां पर सबसे ज्यादा मार जो पड़ी है वो मिड और स्मॉल कैप पर ही पड़ती हुई नजर आई है। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपकी सांस फुला देंगी, लेकिन फिर भी
बाजार है जो चलेगा, चलने का नाम है। ऐसे कई हमने डिप्स देखे हैं बाजार के अंदर, लेकिन वहां से रिकवरी आई और आज बाजार जहां खड़ा है वहां नजर आता है। आशीष जी, तो कहीं से कोई रिस्पाइट नहीं दिख रहा है, कहीं से कोई राहत नहीं दिख रही है। नई सीरीज की शुरुआत बहुत खराब नोट पर हुई है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा एक उम्मीद हमेशा कायम रहनी चाहिए। क्या सोमवार को इसी तरह का कुछ माहौल रहेगा या थोड़ी बहुत राहत कहीं से आती हुई देख सकते हैं? गुड इवनिंग विपिन जी। विपिन जी, जो डेटा भी आपने बताया काफी इम्प्रेसिव था। और देखिए, 28 साल बाद ये ऐसा इवेंट हुआ है जब 5 कॉन्जिक्यूटिव मंथ निफ्टी गिरा। तो मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट जो 90% लोग पार्टिसिपेंट है मार्केट में, उनके करियर में तो ये पहला बार इवेंट हुआ होगा। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 30 साल के पहले ज्यादा करियर वाले काफी कम होंगे मार्केट में, जिन्होंने 30 साल से ज्यादा मार्केट में स्पेंड किया है। तो एक बहुत ही इवेंटफुल मंथ रहा है। आप 2008 में भी अगर देखेंगे तो सिर्फ 50,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी एफआईज की, और 60% के करीब मार्केट गिर गया था। अभी तो हम उतना डेटा हर मंथ, हर वीकली में देख रहे हैं कि 50,000 से करोड़ से ज्यादा एफआईज माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एफआईज की सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। और अगर आज भी आप डेटा देखेंगे तो 22,200 के पास भी उन्होंने माल बेचा है। तो अगर कोई बाउंस बैक आएगा तो वहां पे भी कंटिन्यूसली वो सेल करेंगे फॉर श्योर। स्ट्रैटेजी सिंपल है मार्केट में, जब तक कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा है, मार्केट में सेल ऑन राइज ही करना है। और सेल करके ज़्यादा इजी ट्रेडर्स परस्पेक्टिव तो ज़्यादा इजी ट्रेड्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छे मुनाफे वाले ट्रेड मिल रहे हैं। तो फोकस सेलिंग साइड में रखिए। अभी कहीं भी बाय द डिप या डिप खोजने की कोशिश ना करें। हमें लग रहा है मार्केट में यहाँ से पेन अभी भी बरकरार रहेगा। 21,800 जरूर एक जोन है जो कि इलेक्शन के बाद का एक लो बना था। वहां तक एक बार शायद सपोर्ट मार्केट उस जोन पे ले सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। तो बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। 21,800 तक की बात कर दी आशीष जी ने कि वहां एक सपोर्ट मिल सकता है। मिस्टर तो आज भी टूटते हुए नजर आए। और यहाँ पर यह भी है कि अभी किसी प्रकार का कोई बॉटम आउट हो गया है ऐसी बात नहीं है। तो आप खरीदने की तो इस समय एकदम जिसे कहते हैं फिशिंग करने की वो कोशिश ना करें तो बेहतर है। आप स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार को ऐसे रीड करना कि अभी क्या बाजार में बॉटम है, शायद नहीं, पेन अभी बाकी है, जैसा आशीष कह रहे हैं। एनीवेज आशीष, लेकिन जैसा आपने कहा कि शॉर्ट करने की रणनीति हो सकती है, मंडे के लिए आपके क्या सजेशंस होंगे? जी देखिए, हुडको और एनसीसी दो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं। दोनों शॉर्ट साइड में है। दोनों में काफी गिरावट देखने मिल रही है और हमें लग रहा है गिरावट यहाँ से और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस हुडको में मेंटेन करना है तो 168 का एक एसएल मेंटेन करें। नीचे में हमें लगता है 161 के इमीडिएट टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली एनसीसी की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी स्ट्रक्चर काफी वीक हो गया है। इसे भी शॉर्ट करना है। 178 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, और 171 तक के टारगेट्स के लिए इसमें भी बिकवाली की जा सकती है। ठीक है जी, तो सोमवार के लिए दो स्टॉक आपके लिए। पहले अगर एनसीसी सामने तो उसी की बात कर लें। यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है, बिकवाली की सलाह है। टारगेट्स होंगे आपके लिए 171 के और 178 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा था हुडको, यहाँ पर भी शॉर्ट सेलिंग की करने की सलाह। बिकवाली करके आप चलेंगे 161 के टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस होगा 168। तो गिरते बाजार में यहाँ शॉर्ट की सलाह दे रहे हैं आशीष जी। दो स्टॉक आपके सामने और साथ ही लेवल्स भी उन्होंने आपके लिए शेयर कर दिए फॉर मंडे। राइट, अब थोड़ा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। काफ़ी सारे निवेशक हैं जो इस वक्त पेन में हैं, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, लेकिन बिल्कुल आप हमें लिख रहे हैं और हम आपको सही से सही सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक गुप्ता है इस वक्त मेरे साथ ग्वालियर से। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? सर नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मेरे पास 3 कंपनी के शेयर हैं सर। ओके। नंबर 1 IRFC 260 क्वांटिटी है, 130 के भाव एवरेज। और दूसरा इरकॉन है 190 शेयर, 184 के भाव के, ये भी एवरेज किए हैं। और तीसरा शेयर है वरुण बेवरेज 450 का, एक ही रेट का है, 200 शेयर। ठीक है जी, वैसे तो आपने हमें वरुण ही भेजा था, तो पहले मैं वरुण की बात कर लेता हूं और फिर फटाफट मैं इरकॉन और IRFC पे एक जनरल सलाह ले लूंगा यहाँ पर आशीष जी से। तो एक बार हाँ, वरुण में देखिए हर प्लेट ऐसी आती है जिसमें लाल रंग है इन दिनों। तो 200 शेयर है सर इनके पास, 450 के भाव पर, करीब 14 रुपए का नुकसान है हर शेयर पर। वरुण ब्रिविजेस में क्या करना चाहिए? जी देखिए, पहले तो मैं सिर्फ इनके माध्यम से बाकी सबको भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया इरकॉन और IRFC में इन्होंने एवरेज किया है।
इस मार्केट में एवरेज करने की स्ट्रिक्टली सलाह नहीं रहेगी। इन लेवल्स पे भी अभी एवरेज ना करे, और अगर करना भी है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही एवरेज की का अटेम्प्ट करे। मिड कैप में अभी भी यहाँ पे भी फ्रॉथ है और यहाँ से भी और गिरावट देखने मिल सकती है। अभी कमिंग बैक टू वॉरेन बेवरेजेस, यहाँ ये स्टॉक लकीली इनका सिर्फ 3-4% ही डाउन है इनके प्राइस से। स्टॉक काफी अच्छा है, ओवरऑल स्टॉक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जा चुका है। बट जब से ये एफ में आया है, हमने देखा है इसमें वन वे प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। आज भी काफी गिरावट थी और प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट काफी सिग्निफिकेंट था। करीब करीब 45 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जो कि इसके एवरेज वॉल्यूम से डबल से ट्रिपल वॉल्यूम है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर और बन सकता है, लेकिन एक अहम लेवल है 425। अगर वो टूटता है तो इसमें से निकलने की सलाह रहेगी। 425 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। मुझे लग रहा है शायद इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है अगर मार्केट कंडीशंस फेवरेबल रही तो। 425 रुपए का स्टॉप लॉस, ये इंपॉर्टेंट है, आप लगाइए दीपक साहब। और यहाँ पर अगर ये टूटता है तो फिर निकल जाने की सलाह होगी। तो 425 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेक हुआ निकल जाइए। और जहां तक IRFC रेकॉन की बात है तो वो यहाँ पर आशीष जी ने साफ किया है कि एक तो ये जो स्ट्रैटेजी है एवरेज करने की, खासतौर पे मिडिल स्मॉल कैप में बिल्कुल मत कीजिए। कई एक्सपर्ट ये सलाह दे चुके हैं कि इस गिरते बाजार में, जो कि फॉलिंग नाइफ जैसा है, नहीं पता आपको कहां जाकर रुकने वाला है, आपको एवरेज करने से बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारे साथ हैं हमारी अगली कॉलर जो कि हैं उर्वशी, वापी गुजरात से हमें कॉल कर रही हैं। उर्वशी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे पास SBI बैंक के 8 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 747 के। ओके। और GSFC के 15 शेयर्स है, रेट है 221 का सर। ठीक, तो दोनों सर ले अभी, लेते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, दोनों में लॉस है और नो डाउट इस समय तो जो भी शेयर या जो भी हमारे पास कॉल आ रही है वहाँ लॉसेज ही हैं। SBI का ले आते हैं, संख्या कम है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 58 रुपये से ज़्यादा का लॉस है पर शेयर पर। एक अच्छा शेयर माना जाता है आशीष जी SBI तो, लेकिन फिर भी इस समय तो क्या अच्छा क्या बुरा, सब में लॉसेज हैं। किस लेवल पे आपने लिए, क्या करना चाहिए इन्हें? जी, देखिए 52 वीक लो के नीचे स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जा चुका है, अगर आप इसका थोड़ा सा चार्ट लंबा अवधि का देखेंगे तो स्टॉक में मैसिव करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 873 से स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट होके 688, मतलब 20-22% अभी रिसेंट लो से स्टॉक फॉल हो चुका है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है और उसे SBI लीड करता हुआ देखने मिल सकता है। आज भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक थोड़ी सी बेटर ट्रेड सेटअप बन रहे थे, या थोड़ी गिरावट कम थी कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक्स में यहाँ स्ट्रेंथ है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो क्लियरली वो स्ट्रेंथ विजिबल है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमें लग रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक में थोड़ी सी यहाँ गिरावट थमते हुए देखने मिल सकती है। अगर इनको इस स्टॉक में एवरेज करना है तो जरूरी एक लार्ज कैप अच्छी स्टॉक है, अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, तो जरूर यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज किया जा सकता है। बट स्ट्रिक्टली मैं वापस रीट्रेट कर रहा हूँ कि अगर एवरेज करना भी है तो सिर्फ लार्ज कैप और सुपर क्वालिटी, मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही एवरेज करने की सलाह रहेगी। उसमें भी सेलेक्टिव रहे और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इन्हें जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो 660 का। हमें लग रहा है इसमें शॉर्ट टर्म में ऊपर 700 और 720 तक का जोन देखने मिल सकता है। विपिन जी, इनका जो दूसरा स्टॉक था GSFC में, यहाँ पे प्रेशर काफी है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली सजेशन है कि एवरेज ना करे, कुछ भी गिरावट रहे तो भी यहाँ पे इन्हें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वन वे फॉल रहा है स्टॉक में और स्टॉक एब्सोल्यूट ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जा चुका है। तो यहाँ पे होल्ड करें, लेकिन 160 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म में शायद इन्हें 185 तक का जोन देखने मिल सकता है। ठीक है जी, तो जो मूल बात है जो आशीष जी कह रहे हैं कि जैसे SBI में उन्होंने कहा कि एक बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है, बढ़िया लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ पे आप एक बार एवरेज कर सकते हैं और सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ही एवरेज कीजिए इस बाजार के अंदर, लेकिन बाकी कहीं और प्लीज एवरेज करने की स्ट्रेटेजी मत अपनाइए। कोई और शेयर तो देखिए, यहाँ SBI के लिए सलाह है, GSFC के लिए तो 185 के टारगेट नियर टर्म्स में और 160 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। और SBI के लिए 720 तक के टारगेट्स हैं, 660 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसे भी होल्ड कीजिए। लेकिन बड़ी बात यह, सिर्फ निफ्टी 50 वाले जो शेयर्स है, बड़ी प्रीमियम ब्लू चिप कंपनियां हैं, उन्हीं को एवरेज आप करें अगर करना चाहते हैं। बाकी कहीं और एवरेजिंग की स्ट्रेटेजी ना अपनाएं। बार बार आशीष जी कह रहे हैं और हम भी उसको दोहरा के आपको बता रहे हैं। अगले कॉलर हमारे मिस्टर सुनील कुमार पटेल फ्रॉम छतरपुर मध्य प्रदेश।
सुनील जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। मैंने सर ये जुपिटर वैगन के शेयर खरीदे थे, अराउंड 352 शेयर थे एट द रेट ऑफ 403 पर। तो सर इस पर मुझे क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करूं या होल्ड लॉन्ग टर्म, या फिर ठीक है सुनील जी, तो 403 के भाव पर आपको अभी फिलहाल तो, क्योंकि गिरावट है बाजार में, तो ये भी गिरा है। 352 शेयर आपके पास, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। आशीष जी 112 रुपए, ऑलमोस्ट 113 रुपए का इनको नुकसान है हर शेयर पर। जुपिटर वैगन्स में क्या कर सकते हैं ये? जी देखिए, थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा इस स्टॉक में, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं इसका, 2021 में ये स्टॉक करीब 20 रुपए के पास वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था, और वहां से हमने वन वे रैली देखी है 740 तक की। जब 20 रुपए का स्टॉक वन वे 740 तक गया तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी काफी सिग्निफिकेंट आ सकती है, और वही हम देख भी रहे हैं कि 740 का स्टॉक स्लिप होकर 300 के भी नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। अगर ये स्टॉक 270 के नीचे स्लिप होता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है, और इस स्टॉक में इन लेवल्स पे भी एवरेज ना करे, ऊपर के टारगेट्स इसमें देना मुश्किल है। ओके, ठीक है, तो एवरेज करने की सलाह यहाँ पर नहीं है, और फिलहाल के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जुपिटर वैगन्स माफ़ कीजिए, एग्जिट कर सकते हैं, और यही सलाह है इसके अंदर। लेकिन 20 रुपए का 740 तक गया, और फिर ये मार्केट। एक सवाल है आशीष जी कि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल शायद बहुत मजबूत ना हो, और वो एक समय रैली में बहुत ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह का मार्केट में एक टर्न अराउंड होता है या एक बड़ा डाउनफॉल आता है, वो गिरते हैं, बाकी स्टॉक्स भी गिरते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स कभी अपना लेवल वो दोबारा पा नहीं पाते। जी जी, देखिए यही ब्यूटी है बुल रन की, कि वहाँ पे हर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल जाता है, और जिनके शायद फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं भी हो, उनमें भी एक अच्छा बुल रन देखने मिलता है। और जब बेयर रन आता है तो उनमें गिरावट और ज़्यादा स्टीप देखने मिलती है, और जो नेक्स्ट बुल रन के स्क्रिप्ट्स होते हैं वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में एक बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जहाँ आप मोमेंटम चेज कर रहे हैं वहां पे एटलीस्ट आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, क्योंकि अगर रिवर्सल्स आते हैं उसमें तो वो भी उतने ही सिग्निफिकेंट रहते हैं। तो जब भी लो बीटा हाई बीटा स्टॉक और मिड कैप एंड स्मॉल कैप, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में आप ट्रेड करें तो वहां पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें हमेशा। ठीक है, चलिए, तो आज बड़ी काम की बातें यहाँ पर शो पे निकल रही है। आपके स्टॉक्स की तो बात हो रही है, लेकिन जो मार्केट के बेसिक्स हैं, फंडामेंटल जो याद आते हैं ऐसे गिरावट के वक्त पर, उनको भी हम दोहराते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर ओम धोरे फ्रॉम अकोला, महाराष्ट्र। ओम साहब, बहुत स्वागत है, क्या सवाल है सर? हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए अपना सवाल। सर मेरे पास IRFC के 500 शेयर है 140 के रेट पे। 500 शेयर है 140 के रेट पर, ओके। हाँ, ठीक है सर मैं एवरेज कर सकता हूँ क्या? देखिए, एवरेज की तो अभी बिल्कुल सख्त सलाह है कि आपको सिर्फ प्रीमियम ब्लू चिप कंपनीज, निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अलावा एवरेज नहीं करना है। खैर, आशीष जी से बात करते हैं। आशीष जी, इनको IRFC में क्या करना है? 140 के भाव पे 500 स्टॉक्स हैं, 27 रुपये 58 पैसे का लॉस, और पूछ रहे हैं एवरेज करूं क्या? विपिन जी, जैसे आपने भी रिट्रेट किया कि एवरेज करने की तो सलाह नहीं रहेगी IRFC या स्पेसिफिकली रेलवे PSU काउंटर्स में। वहाँ पे हमें लग रहा है कि गिरावट शायद और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है, बट जो इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 100 के पास में, और शायद स्टॉक जो गिरावट है वहाँ पे थमना चाहिए। तो यहाँ पे 100 का ही एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है, और होल्ड करें इस पोजीशन को। शायद अगर मार्केट में थोड़ी रिवर्सल या रिकवरी आती है तो इसमें 126 से 130 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। चलिए, तो होल्ड कीजिए, 126 से 130 तक के लेवल्स यहाँ मिल सकते हैं। IRFC को होल्ड करने की सलाह आपके लिए यहाँ पर है, एवरेज नहीं करना है। फिर से दोबारा बताया। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब और मार्केट की स्ट्रेटजीज जारी रहेंगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते, और हम अगले हफ्ते के लिए आपकी करा रहे हैं तैयारी, ताकि आप एक बेहतर और सुरक्षित ट्रेड कर सकें इस गिरावट के माहौल में भी। और आशीष जी लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपको बेहतरीन स्ट्रेटजीज
बता रहे हैं कि कैसे इस गिरावट भरे माहौल में आपको बाजार में ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, संभल के चलना है, कहीं फंस गए हैं तो क्या करना है, एवरेजिंग करनी है, नहीं करनी है, इन सारे सवालों के जवाब वो लगातार दे रहे हैं। राइट, एक एसएमएस अब हमारे पास है मिस्टर श्याम कलस्कर का नागपुर से, और आप पूछ रहे हैं कि एनबीसीसी के 140 स्टॉक हैं आपके पास 127 के भाव पर, इरकॉन भी है आपके पास 460 स्टॉक 251 के भाव पर। पहले एनबीसीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनके भाव पर आशीष जी, इनको करीब 54 रुपए का नुकसान है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी देखिए, प्रेशर बना हुआ है एनबीसीसी और सारी सरकारी कंपनियों में। यहाँ पे हमें लग रहा है कि शायद ये प्रेशर थोड़ा सा और माउंट होते हुए देखने मिल सकता है, और वन वे सेलिंग कंटिन्यूसली इसमें बरकरार है। बट ये स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में जा चुका है, तो यहाँ पे एक 70 का अच्छा बेस या सपोर्ट जोन है, और हमें लग रहा है शायद ये गिरावट वहाँ पे आके थमती हुई देखने मिल सकती है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, 70 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में हमें लगता है शायद इसमें 82 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें एनबीसीसी को। ऊपर में फिलहाल के लिए 82 रुपए तक जा सकता है, लेकिन आपका भाव है 127 का, उसमें जाने में तो फिलहाल वक्त लगेगा। तो 82 तक के टारगेट के लिए 70 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। इरकॉन में क्या करना चाहिए आशीष जी? देखिए, यहाँ पे भी प्रेशर तो बना हुआ है। स्पेसिफिकली सारी रेलवे पीएसयूज में काफ़ी प्रेशर माउंट होता हुआ देखने मिल रहा है। यहाँ पे होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 135 का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लग रहा है शायद इसमें 157 158 तक का जोन देखने मिल सकता है। चलिए, 157 से 158 तक इरकॉन में आपको एक जोन देखने को मिल सकता है। इसको भी होल्ड करने की सलाह 135 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे कॉलर है, इनफैक्ट एसएमएस ही एक और, विजय राठौर साहब जयपुर से अपना सवाल भेजा है, और सवाल है टाटा केमिकल्स में। 1500 शेयर है इनके पास 1000 के भाव पर। आशीष जी, बड़ा नुकसान है यहाँ पे भी, 222 रुपए से ज्यादा का नुकसान हर शेयर पर, और क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इनके पास। जी देखिए, केमिकल स्टॉक्स में टाटा केमिकल एब्सोल्युटली अंडर परफॉर्मर रहा है, और जहां हमने देखा कि बीच में एसआरएफ और बाकी केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में बना था, इसमें उस समय भी रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग थी, और वन वे शॉर्टिंग इसमें चल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर हमें यही सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है तो इसमें से ज़रूर एग्जिट करें। नीचे एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 750 का एक एसएल ज़रूर मेंटेन करें। 750 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह है। एक अंडर परफॉर्मर रहा है टाटा केमिकल। सो सॉरी विजय साहब, लेकिन आपने एक बड़ी क्वांटिटी खरीद ली थी, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर आपको भारी नुकसान। आप जब भी ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा वहाँ पर आपको निकलने की सलाह रहेगी, लेकिन फिलहाल 750 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। बाजार अभी खराब शेप पे है। अगले हमारे कॉलर हैं मिस्टर एसएस चौधरी फ्रॉम भोपाल, और उनका जो सवाल है, इनफैक्ट एसएमएस है, बीएससी के 515 शेयर हैं 368 रुपए के भाव पर, और इस वक्त ये सवाल एक रिलीफ जैसा सवाल है आशीष जी, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कब खरीदा होगा इसको 368 पर। आज तो जो शेयर है वो 4000 4500 के ऊपर है, तो इसलिए इनका जो प्रॉफिट है वो भी 4200 रुपये पर शेयर से ऊपर का प्रॉफिट है। तो एक रिलीफ क्वेश्चन कह लूँ, क्या करना चाहिए इन्हें? जी देखिए, यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि एटलीस्ट 50% के करीब का जो है वो प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक होकर बैंक में आ गया है वही आपके घर पे नहीं तो डीमैट में ही प्रॉफिट रह जाता है। ओवरऑल अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो यहाँ देखिए काफ़ी गिरावट पिछले 4-5 दिनों में देखने मिल रही है, और सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक ऑलमोस्ट 6000 से स्लिप होकर आज हमने देखा कि एक फ्रेश 4600 तक स्लिप हो गया था। तो आज भी इसमें 10% के करीब की गिरावट थी। तो यहाँ पे एक बार 50% के करीब अपना जो स्टॉक है उसमें प्रॉफिट बुक करे, और बाकी क्वांटिटी होल्ड करे, लेकिन 4300 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ठीक है, 50% प्रॉफिट बुकिंग, 4300 का स्टॉप लॉस, और बाकी की क्वांटिटी होल्ड। आशीष, ऐसे में बहुत बड़ा सवाल अभी आएगा, वो ये कि बहुत सारे, आपने कहा 6000 से ये 4600 पर आ गया, तो बहुत सारे लोग जिनके पास क्वालिटी स्टॉक हैं और बढ़िया प्राइस पर है, वो भी इस समय अपना प्रॉफिट गंवा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि वो फिर डीमेट में ही रह जाता है, तो बड़ा बड़ा मुश्किल होता है अपने ऐसे स्टॉक को। कई बार लोग सीने से लगा लेते हैं कि बेचूं कि नहीं बेचूं, तभी ऐसा सवाल भी हमारे पास आया। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या
प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पार्शियल, हाफ, 1/4, किस स्टॉक के हिसाब से कैसे आप उसको सोच सकते हैं? जी विपिन जी, इसमें थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। यहाँ पे बीएसई के संदर्भ में ऐसा है कि इसमें वन वे हमने रैली देखी थी। स्टॉक ऑलमोस्ट, अगर आप थोड़ा सा इसका लंबा चार्ट देखेंगे तो इसमें स्टॉक जो 2023 में करीब करीब 500 रुपये पे स्टॉक चल रहा था, और हमने वन वे 6000 तक का मोमेंटम देखा है। तो जहाँ स्टॉक में इतनी बड़ी री रेटिंग हुई है, वहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहे। और जिस हिसाब से मार्केट गिरा और जिस हिसाब से थोड़े से पार्टिसिपेंट भी कम होते देख रहे हैं, ऑलरेडी हमने देखा है कि ऑप्शंस में सिंस एक्सपायरीज कम हो गई, उसके कारण पार्टिसिपेशन कम हो गया है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अब थोड़ा सा इसकी जो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के नंबर्स आएंगे वो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम रहेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स में जहाँ अर्निंग थोड़ी सी डैम्पन होगी, वहाँ सेलिंग और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो इसलिए बीएसई जैसे स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अब यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो स्टॉक टू स्टॉक निर्भर करेगा। तो आपके पास भी अगर ऐसे शेयर्स हैं जहां भी हरा निशान है, बढ़िया प्रॉफिट है, लेकिन एक डाउनफॉल है, तो प्लीज वो शेयर्स वो सवाल के तौर पे हमें भेजिए। आपका प्रॉफिट जो आप ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, जैसा आशीष जी ने कहा, वो डीमेट में क्यों रह जाए, रियलाइज करने का भी वक्त होता है, लेकिन स्पेसिफिक शेयर पे स्पेसिफिक सलाह होगी। इसलिए अगर ऐसा कोई भी शेयर आपके पास है, प्लीज हमें जरूर वो सवाल पूछिए। तो आशीष भाई, आज के लिए तो वक्त हो गया समाप्त। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी थैंक यू विपिन जी। जितने भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किया उसमें किसी में भी मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और सभी दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया, आप हम पे भरोसा करते हैं, अच्छे वक्त में हमसे सवाल पूछते हैं। तो ये वक्त जबकि बाजार गिरावट के दौर में है, अपने सवाल हमें जरूर भेजिए, पैनिक मत होइए, हम आपको सही से सही सलाह देने की कोशिश करेंगे ताकि आप बाजार में एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड करें ऐसे माहौल में भी। फिलहाल सोमवार के लिए शुभकामनाएं, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए